जब प्लेयर ए ये वाला ले रहा था तो इसके आउटकम्स कितने थे? ही वॉज रिसीविंग 1 एंड प्लेयर बी वॉज रिसीविंग 2. ठीक है, यहाँ पर अगर ये प्लेयर ए ने ले लिया तो यहाँ और इसने राइट ले लिया तो इसको कितना मिलेगा? 0. और प्लेयर बी को कितना मिलेगा? 1. अगर प्लेयर ए ने बॉटम लिया और प्लेयर बी ने लेफ्ट कॉलम लिया तो प्लेयर ए को कितना मिलेगा? 2. प्लेयर बी को कितना मिलेगा? 1. अगर प्लेयर ए ने बॉटम लिया और प्लेयर बी ने राइट कॉलम चूज किया तो प्लेयर ए को कितना मिलेगा? 1. और प्लेयर बी को कितना मिलेगा? 0. सो ऑल दीज आर नोन एज पे ऑफ्स ऑफ द गेम. ये क्या कहलाते हैं? गेम के पे ऑफ. ओके, सो नाउ द प्लेयर्स विल डिसाइड इस प्लेयर के पास कितनी चॉइसेस हैं. ये कौन कौन सी दो स्ट्रैटेजी कर सकता है? आइदर ही कैन प्ले टॉप और इट कैन प्ले बॉटम, एंड प्लेयर बी ईदर कैन प्ले लेफ्ट और कैन प्ले राइट. ओके, सो अब यहाँ पर बताइए डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज हैं या मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज हैं? प्लेयर ए के लिए यहाँ पर आप देख करके समझाएं कि प्लेयर, थोड़ी देर देख लें इस बोर्ड को, प्लेयर ए के लिए किस तरह की स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए और प्लेयर बी के लिए किस तरह की होनी चाहिए. हम थोड़ा सा पीछे. हाँ, थोड़ा और. और पीछे. दिख रहा है? नहीं दिख रहा. आप मुझे बताइए कि यहाँ प्लेयर्स के पास डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है या मिक्स स्ट्रैटेजी है? अभी मैंने आपको बहुत क्लियरली एग्जांपल्स दिए हैं डोमिनेंट स्ट्रैटेजी के भी और मिक्स स्ट्रैटेजी के भी. मैम मिक्स्ड होगी. मिक्स्ड होगी Yes, या डोमिनेंट होगी? मिक्स्ड. अच्छा, ए को बताइए कौन सा. भाई ए के पास क्या ऑप्शन है? या तो टॉप या फिर बॉटम. ठीक है, अब अगर ए टॉप प्ले करता है तो एक बार उसका आउटकम कितना है? 1. एक बार है 0. और अगर ए बॉटम वो करता है तो इसका आउटकम है 2 और 1. 2 and 1 है ना. तो अगर ए बॉटम प्ले करता है तो उसे मिनिमम 1 तो मिल ही जाएगा, चाहे बी लेफ्ट ले चाहे राइट ले, मिनिमम ए को कितना मिल जाएगा? 1. तो ए तो हमेशा ही बॉटम प्ले करेगा. ए की डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि बी क्या खेल रहा है, क्योंकि टॉप प्ले करने पर एक बार उसका आउटकम है 1, एक बार 0. तो 0 तो ऑब्वियसली 1 से कम ही है और यहाँ पर वो मिनिमम 1 कमा रहा है, यहाँ वो मैक्सिमम 1 कमा रहा है. यहाँ पर वो 2 तक भी जा सकता है उसका आउटकम. तो ए की डोमिनेंट स्ट्रैटेजी है, ए को फर्क नहीं पड़ता कि बी क्या कर रहा है, ए हमेशा बॉटम खेलेगा. ए हमेशा बॉटम खेलेगा क्योंकि ए के आउटकम्स मैक्सिमाइज हो रहे हैं बॉटम खेलने पर. ए को फर्क नहीं पड़ता कि बी क्या कर रहा है, क्योंकि चाहे बी लेफ्ट कॉलम चूज करे चाहे बी राइट कॉलम चूज करे, ए के आउटकम्स बेहतर होते हैं अगर वो बॉटम चूज करता है. ये बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब आप ऐसे ही सोच के बी के ऑप्शंस देखिए. बी के ऑप्शंस पीछे वाले हैं, कॉमा के बाद वाले. अगर हम ये भी डोमिनेंट ही होगा. अगर बी लेफ्ट प्ले करता है तो उसके ऑप्शंस क्या हैं? 2 1 0 और 1. अगर बी राइट प्ले करता है तो उसके ऑप्शंस क्या हैं? 1 0 1 0. तो बी को क्या प्ले करना चाहिए? एटलीस्ट 1. एटलीस्ट 1. कौन सा ऑप्शन है वो? डोमिनेंट. लेफ्ट साइड है ना वो. तो इट इज अ डोमिनेंट स्ट्रैटेजी. दीज आर नॉट मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज, दीज आर डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज. ना ए को फर्क पड़ रहा है. Playing 1-1. Both would be playing. No, A would be playing bottom, B would be playing left. So this will be the Nash equilibrium. 2-1. यही इक्विलिब्रियम निकल करके आएगा क्योंकि दोनों अपनी अपनी डोमिनेंट स्ट्रैटेजीज खेल रहे हैं. ए बॉटम खेल रहा है और बी लेफ्ट खेल रहा है. Left. This is a dominant strategy game.
ये मिक्स स्ट्रैटेजी गेम नहीं है। यहाँ दोनों प्लेयर्स को क्लियर है कि उनके बेस्ट आउटकम्स कहाँ से निकल करके आते हैं। डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, बिल्कुल कराटे वाले गेम को याद करिए, उसे बिल्कुल क्लियर था कि उसका एक हाथ नहीं है, उसका सिर्फ राइट हैंड है, उसे राइट हैंड की मूव प्रैक्टिस करनी थी। आ रही है बात समझ में? इसी तरह से ए को बिल्कुल क्लियर है कि मुझे बॉटम खेलना है, बी को बिल्कुल क्लियर है कि मुझे लेफ्ट खेलना है। जब दोनों को बिल्कुल क्लियर है कि उनको क्या खेलना है तो आउटकम यही आएगा। मैम इसमें हम कंसिडर करेंगे बॉटम लेफ्ट या 1 और 2? क्या ये कंसिडर करेंगे ना भाई, प्लेयर को क्या खेलना है। ये आउटकम्स थे। अब जब ये आउटकम्स पता है प्लेयर्स को तो वो कौन सा चॉइस लेंगे। भाई ए हमेशा लेगा बॉटम वाला, क्योंकि बॉटम में वो कम से कम 1 कमा रहा है। यहाँ पर वो क्या है, मैक्सिमम 1 कमाएगा, यहाँ वो मैक्सिमम 2 कमा सकता है और कम से कम 1 कमाएगा। लेकिन यहाँ 0 का भी ऑप्शन था, 0 के ऑप्शन पर वो नहीं जाना चाहता, तो वो इस स्ट्रैटेजी को एलिमिनेट कर देगा। आई बात समझ में? इसी तरह से जब बी खेलेगा तो बी देखेगा कि मेरे आउटकम्स हैं 2-1 और 1-0, बिल्कुल वही सिचुएशन बी के पास भी है, तो वो राइट वाले कॉलम को एलिमिनेट कर देगा। वो सिर्फ कौन सा कॉलम प्ले करेगा, लेफ्ट वाला। तो बी के भी ऑप्शंस बहुत क्लियर हैं। बी इज ऑल्सो प्लेइंग डोमिनेंट स्ट्रैटेजी एंड A is also playing the dominant strategy. So both are playing the dominant strategy. Is it okay? Yes, ma'am. So it is a dominant strategy game और game का equilibrium ये आएगा 2-1. So dominant strategy games तब अच्छे होते हैं जब ये हो जाते हैं, क्योंकि इनमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि क्या करना है। आपको बिल्कुल क्लियर होता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। Suppose you are clear कि I have to prepare for civil services, irrespective of what the other person is doing, or irrespective of what parents are saying. But if your outcome is like influenced, what others are doing, what parents are saying, what friends are doing, then you are into a mixed strategy. Then your outcomes are not clearly defined. Okay? So this was an example of dominant equilibrium. It is a dominant game. Now I am doing a Nash equilibrium. Nash equilibrium generally happens in case of mixed strategies. As earlier also I said, when we have to decide accordingly कि अगला बंदा क्या कर रहा है, अगले बंदे के जो moves होते हैं, in accordance with that we plan our own outcomes. Okay, so I am drawing a game of Nash equilibrium now. अब Nash equilibrium तो इसमें भी था, इसमें सीधा सीधा डोमिनेंट था। Nash is more related with mixed strategies, जहाँ डोमिनेंट मैम बट इसमें भी तो हमने दूसरे प्लेयर की मूव देखी थी, उसके अकॉर्डिंग अपना डिसाइड करा था ना। हमने दूसरे प्लेयर की मूव नहीं देखी थी, हमने पता ही नहीं किया कि वो लेफ्ट खेलेगा या राइट खेलेगा। हमने सीधे कहा जो भी खेलेगा हमारा ये बेस्ट रहेगा, हमारा ये। जब हम बहुत क्लियर होते हैं कि हमारा बेस्ट क्या है, हम नहीं सोचते दूसरा क्या करेगा, वो आउटकम्स डोमिनेंट स्ट्रैटेजी के। जहां हमें सोचना पड़े कि मान लो ये लेफ्ट खेल गया, बिल्कुल वही चक दे इंडिया वाला। देखिए एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कराटे वाला, दूसरा एग्जांपल आप बिल्कुल याद करिए चक दे इंडिया वाला। वहां उसको जज करना था कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर लेफ्ट मारेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अगर लेफ्ट मार देती और वो राइट डिफेंड करती तो भाई गोल हो जाता, उसकी टीम हार जाती। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अगर राइट मार जाती, वो लेफ्ट डिफेंड करती, तो उसके लिए जरूरी ये था कि वो सही प्रेडिक्ट करे। यहाँ पर प्लेयर ए ने सोचा ही नहीं कि प्लेयर बी क्या करेगा, प्रेडिक्शन का खेल ही नहीं था। यहाँ उसे क्लियर था कि मुझे क्या करना है, यहाँ क्या क्लियर था कि मुझे क्या करना है। नाउ आई एम डूइंग अ नैश इक्विलिब्रियम।
Now see this game. दिख रहा है? ठीक है, इस गेम में अब आप देखिए, अब ए को इतना क्लियर नहीं है कि वो टॉप खेले या बॉटम खेले। एक बार ए को टॉप खेलने पर 2 आउटकम मिल रहा है और 0 मिल रहा है, एक बार ए को बॉटम खेलने पर 1 आउटकम मिल रहा है और 0 मिल रहा है, 0 एंड 1। तो 1 जो है वो 0 से तो बेहतर है किसी केस में। अब ए सोचेगा कि बी क्या करता है। ए सोचेगा कि अगर बी राइट खेल रहा है, अगर बी राइट खेलता है तो ए क्या खेलना चाहेगा? लेफ्ट खेलेगा। अरे ए के पास टॉप और बॉटम है स्ट्रेटजीज, बी के, अब ये आप ये समझिए, ए जिन स्ट्रेटजीज को खेल रहा है उनके नाम है टॉप और बॉटम, वो रो में खेल रहा है। बी जिन स्ट्रेटजीज को खेल रहा है वो है लेफ्ट एंड राइट, वो कॉलम में खेल रहा है। कॉलम और रो का डिफरेंस आपको समझ में आता है? है ना? ये वाली जो ऐसे वाले होते हैं, बचपन में आपको एक तो गलत सिखाया गया है रो और कॉलम। दीज आर कॉल्ड रो, ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड कॉलम। जो आड़े वाले होते हैं ना, स्ट्रेट लाइंस, दीज आर कॉलम्स। बचपन में आपको कहते हैं कि इस रो में बैठो, दे आर नॉट रोज, दे आर कॉलम्स एक्चुअली, ओके, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में, एंड दीज आर रोज, ओके। सो अब ए के लिए चॉइसेस बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। नाउ ए हैव 2 चॉइसेस, इधर टू प्ले टॉप और बॉटम, या तो ए टॉप चूज कर सकता है या फिर बॉटम चूज कर सकता है। एंड बी हैज 2 चॉइसेस, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट या राइट। नाउ ए विल थिंक कि बी क्या चूज करेगा। पिछले वाले गेम में ए को सोचना नहीं था कि बी क्या करेगा। ए सोचेगा कि अगर बी राइट कॉलम लेता है तो मुझे क्या करना चाहिए? बॉटम। तो बॉटम लेना चाहिए। एक्सीलेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर बी राइट लेता है तो 1 मिल रहा है, तो इसका आउटकम 0 है। नीचे वाले केस में से एटलीस्ट 1 मिल जाता है। तो अगर बी राइट लेता है तो ए जो है बॉटम लेगा, अगर बी लेफ्ट लेता है तो ए क्या लेगा? टॉप लेगा। टॉप। ऐसे ही बी क्या सोचेगा कि अगर ए टॉप लेता है तो वो कौन सा ऑप्शन लेगा? लेफ्ट। और अगर ए बॉटम लेता है तो वो कौन सा ऑप्शन लेगा? राइट। ठीक है, तो अब ए और बी दोनों ये पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरा क्या करेगा। सोचिए ओलिगोपोली, यहाँ पर कोई भी प्लेयर इतना बड़ा नहीं है कि उसे दूसरे का फर्क नहीं पड़ता, उसे दूसरे से फर्क पड़ जाता है। पहले वाले केस में एक प्लेयर इतना बड़ा था और उसकी चॉइसेस इतनी डिफाइंड थी कि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि दूसरा क्या कर रहा है। यहाँ के केस में फर्क पड़ जा रहा है, यहाँ पर आपको प्रिडिक्ट करना पड़ रहा है, बिल्कुल चक दे इंडिया जैसे, क्योंकि आपको ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी को समझना है, उसकी मूव को समझना है, अकॉर्डिंगली आपको अपनी मूव को डिसाइड करना है। और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर क्या कर रही थी? वो कंफ्यूज कर रही थी। वो हमेशा क्या करेगी? कंफ्यूज करेगी। जैसे कि बी हमेशा क्या ट्राई करेगा? बी हमेशा ए को ये कुछ कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि मैं लेफ्ट खेल रहा हूँ, और खेल क्या जाएगा? राइट। जैसे ही बी कंफ्यूज कर देगा ए को कि मैं लेफ्ट खेलूंगा, और ए ने इस प्रेडिक्शन पर कि बी लेफ्ट खेलेगा अगर टॉप ले लिया और बी फिर राइट खेल गया, तो कौन विनर हो गया? किसके आउटकम बेहतर हो गए? बी के। प्लीज रिपीट। बी। हाँ, बी क्या करेगा? कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। बी ए को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। बी कहेगा कि मैं लेफ्ट खेलूंगा, इस तरह के इंप्रेशन देगा कि वो लेफ्ट खेलेगा, और वो क्या खेल गया? राइट खेल गया। और बी के इंप्रेशन पर अगर ए ने टॉप को चूज कर लिया और फिर बी राइट खेल गया, तो ए के आउटकम्स मिनिमाइज हो जाएंगे। हाँ, सो ऑल विल ट्राई टू कंफ्यूज अदर्स। कोई भी अपनी स्ट्रैटेजीज को सही नहीं दिखाता है इस तरह के गेम्स में, जहां पर मिक्स्ड स्ट्रैटेजी पिक्चर में आ जाती है। द मोमेंट मिक्स्ड स्ट्रैटेजी कम्स इनटू पिक्चर, पीपल और प्लेयर्स ट्राई टू डिसीव ईच अदर। हम बचपन से करते आ रहे हैं,
सितोलिया में And in this case, there are two Nash equilibriums. There are two Nash equilibriums. Nash equilibrium depends कि आपकी ऑप्टिमल चॉइस क्या होगी अगर दूसरा ये वाली स्ट्रैटेजी लेता है. फिर आपकी ऑप्टिमल मतलब देयर आर टू Nash equilibrium as she rightly said. एक Nash equilibrium कौन सा होगा अमृतांशी? Top left and bottom right. Bottom right. So there are two Nash equilibriums, top left and bottom right. Top left जब हम ये मानेंगे कि अगर B पहले खेला तो टॉप लेफ्ट जाएगा, ठीक है. B पहले खेला तो बॉटम राइट जाएगा और A पहले खेला तो टॉप लेफ्ट जाएगा. तो ये डिपेंड करता है कब किसको खेलने का मौका मिलता है, कौन किसे कितने बेहतर तरह से प्रेडिक्ट कर पाता है. और अगर एक प्लेयर ने अपनी स्ट्रैटेजी चूज कर ली तो दूसरे प्लेयर की ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या होगी, अकॉर्डिंगली Nash equilibrium डिसाइड होगा. So Nash equilibrium is a pair of strategies. If A's choice is optimal, given B choice. A की choice optimal होनी चाहिए अगर उसे B की choice का पता चल चुका है. अगर B की choice decide हो चुकी है तो A की choice कैसी आनी चाहिए? ऑप्टिमल आनी चाहिए. यानी वो अपने पे ऑफ्स को, ये जो चीजें, ये जो पूरी मैट्रिक्स मैं बना रही हूँ, ये सारे गेम 2x2 गेम्स हैं. ये सारे गेम्स कैसे हैं? 2x2. 2x2. बिकॉज हम 2% गेम ले रहे हैं. ये गेम्स मल्टी पर्सन भी हो सकते हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, राइट. सो दीज आर, क्योंकि 2x2 के मॉडल से सिंपलेस्ट होते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए. वी हैव आल्सो डन दैट इन जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. समझ में आ रहा है? ठीक है. सो Nash equilibrium मिक्स्ड स्ट्रैटेजीज के केस में आता है. यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट स्ट्रैटेजी नहीं है. यहाँ एक से ज्यादा Nash equilibrium है, 2 Nash equilibrium है. और Nash equilibrium हमेशा एग्जिस्ट करता है कि एक प्लेयर की ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या होगी अगर दूसरे प्लेयर की स्ट्रैटेजी गिवन हो. What will be the optimal strategy of A given B's strategy? B की स्ट्रैटेजी यदि दी गई हो तो A की स्ट्रैटेजी, A की ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्लियर है? क्लियर है? सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके गेम थियरी के. अब हम एक एक करके गेम्स शुरू करेंगे. जो मेरा फेवरेट सेगमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. गेम्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. देयर आर सम गेम्स विच आर जीरो सम गेम्स. जीरो सम गेम्स जिनका टोटल क्या आता है? जीरो. जीरो सम. जीरो सम गेम्स. जीरो सम गेम का मतलब आता है जिनका टोटल आएगा जीरो. जब एक हारेगा तो उसका पे ऑफ हम लिख सकते हैं +1. दूसरा जीतेगा उसका पे ऑफ हम लिख सकते हैं -1. +1 -1 इज इक्वल्स टू, ऐड करिए 0. जहां एक विनर हो और एक लूजर हो उस तरह के गेम्स कहलाते हैं जीरो सम गेम. क्या कहलाते हैं? जीरो सम गेम. ठीक है. जैसे चेस का गेम, जैसे चेस का गेम, चेस के गेम में एक जीतेगा और एक हारेगा. या क्रिकेट का गेम, एक टीम जीतेगी और एक टीम हारेगी. Then there are some games which are known as constant sum games. क्या कहलाते हैं? Constant sum games. ठीक. इसका मतलब मान लीजिए इंडस्ट्री में टोटल जो प्रॉफिट है वो 10 करोड़ रुपए है. कितना प्रॉफिट है किसी इंडस्ट्री में? 10 करोड़. ठीक. अब उस 10 करोड़ के प्रॉफिट 10 करोड़ का ही रहेगा, चाहे वो प्लेयर ए झपटे या प्लेयर बी ले, कोई जितने भी प्लेयर्स हों. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओलिगोपोली. ओलिगोपोली की एक स्पेशल सिचुएशन कौन सी होती है? डुओपोली. डुओपोली इज द इजीएस्ट फॉर्म ऑफ ओलिगोपोली, राइट. जब जिसमें हम 2 ही प्लेयर मान रहे हैं तो हम काइंड ऑफ डुओपोली के ही सारे गेम्स बना रहे हैं क्योंकि हम सिंपलेस्ट पर जा रहे हैं. इससे ज्यादा हम बनाएंगे 3 या 4 के तो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल से समझने पड़ेंगे जो कि आपके सिलेबस के स्कोप के बाहर की बात है. सो वी विल गो बाय 2x2 गेम्स ओनली, राइट. तो कांस्टेंट सम गेम्स क्या है? मान लीजिए ओलिगोपोली मार्केट है, 2 प्लेयर्स हैं, डुओपोली है
and total profits are of 10 crore. So either A can have those 10 crore profit, B can have 10 0 0 10 वाला combination हो सकता है, 5 5 वाला combination हो सकता है कि 5 करोड़ A को profit मिल गया, 5 करोड़ B को profit मिल गया. There can be 7-3 combination, 3-7, 2-8, 8-2, right? Total क्या आना चाहिए? 10 करोड़ बनेगा. So such kind of games are known as constant sum games. चाहे हम जीरो सम गेम्स की बात करें या कांस्टेंट सम गेम्स की, अगर एक बढ़ता है तो दूसरे का लॉस होता है. इतना समझ में आ रहा है? बिल्कुल वैसे सपोज आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें सीट्स क्या हैं? लिमिटेड है. लिमिटेड. एक जॉब इंटरव्यू है, उसमें से मैं आप सब में से किसी एक को ही सिलेक्ट करूंगी, तो कोई एक सिलेक्ट हो गया तो दूसरा सिलेक्ट नहीं हो पाया. नहीं होगा. ठीक. लेकिन नेट का एग्जाम, तो अगर हाँ पहले हम उसी की बात करें जो एक इंटरव्यू मैं ले रही थी, तो उसमें आप लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहोगे. आप क्या सोचोगे कि भाई हमारा सिलेक्शन हो जाए, राइट? एक नॉर्मल टेंडेंसी, जॉब की जरूरत सबको इक्वली है. लेकिन नेट का एग्जाम क्लियर करना, तो नेट का एग्जाम जितने लोग क्लियर कर लें उतना अच्छा, किसी को फर्क नहीं. मैंने क्लियर कर लिया, मैं चाहूंगी आप भी कर लो, आप चाहोगे आप कर रहे हो साथ में मिलके पढ़ लो, दोनों साथ में मिलके पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी. तो यहाँ पर जीरो सम या कांस्टेंट सम नहीं है, एक के बढ़ने से दूसरे को लॉस नहीं है. ये विन विन स्ट्रैटेजी है. कैसी स्ट्रैटेजी है? विन विन स्ट्रैटेजी. यानी एक के बढ़ने से दूसरे, पैरेटो एफिशिएंसी, काइंड ऑफ पैरेटो एफिशिएंट गेम है. When someone can be made better off without making anyone else worse off. Worse off. तो इस तरह के जो games होते हैं where people love to coordinate, they are known as coordinate games. People, players, nations, armies, when they love to coordinate, then they are known as coordinate games. When they love to compete, because there is zero sum or there is a constant sum, such kind of games are known as games of competition. That is why exams are known as competitive exams, because some win and others lose. In competitive exams, strategies are different. In qualifying exams, strategies are different. आपके दोस्त को एमए के एग्जाम में 75% मार्क्स आ जाए, आपको 72 रह जाए, आपको फर्क नहीं पड़ेगा. नहीं पड़ेगा. लेकिन आप आईएएस नहीं बन पाए, वो बन गया, आपको फर्क पड़ जाएगा. Because there the exam was of coordinating nature type. Each one of you could have scored 70 on 70. So let them score. Because their scoring is not reducing your scores. Let's be realistic about it. Game theory is the most realistic version of the market situations. Perfect competition एक ideal form of market है. It is just like an ideal gas equation. PV is equals to nRT, जो reality में exist नहीं करती. But even in physics और chemistry, अगर हम PV is equals to nRT study कर रहे हैं, जो कि physical sciences हैं, उनमें वो normative वाला concept नहीं है. तो economics में we need some ideals. That is why perfect competition is there in existence, right? Realistically हम आते चले जाते हैं, जब हम monopolistic पर आते हैं, oligopoly काफी realistic है, लेकिन oligopoly में भी जितने models हैं, चाहे हम स्टैकलबर्ग के मॉडल की बात करें, कूर्नो के मॉडल की बात करें, बटरेंट के मॉडल की बात करें, पॉल स्वीजी किंग डिमांड मॉडल की बात करें, इन सब में हमें रियल वर्ल्ड से एक डिपार्चर दिखाई देता है बिकॉज ऑफ दी सर्टेन assumptions, and assumptions can always be proved wrong. सारे मॉडल्स का यही तो फ्लॉ है कि दो assumptions are not realistic. Then we go for alternative theories of the firm. We say कि नहीं, firm is not just working upon profit maximization. Firm is also thinking about sales maximization. Firm is also thinking about output maximization. Firm is also thinking about behavioral aspects like the behavioral theory of the Seart and March. Firm is ultimately an organic concept, so you cannot separate administrative part from it. So you need to consider the administrative aspect. So you say कि हाँ administration वाला part लो, तो भी चीजें उतनी realistic नहीं हो पाती. और सबसे ज्यादा realistically चीजें कहाँ पर आती हैं? जब हम game theory को employ करते हैं.
गेम थियरी हर जगह है, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, रिएक्शन कर्व्स हैं, गेम थियरी इज अ वेरी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट। ये एक आइसबर्ग के समान आप समझिए कि हम सिर्फ उसका ऊपर का टिप देख पा रहे हैं। टाइटैनिक के मूवी की तरह वो आइसबर्ग बहुत ज्यादा है, हम उतना नहीं देखेंगे, बट फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि मेजर टाइप्स ऑफ गेम्स कैसे होते हैं, उनके क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं। ये जो मैट्राइसिस मैंने बनाए 2 1 1 2, इसका एक एक जो ये राइट क्या बोली थी तुम, टॉप राइट या बॉटम लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, हम हाँ बॉटम लेफ्ट, इनको हम क्या कहते हैं, आउटकम्स ऑफ द गेम, आउटकम्स, payoffs, PAYOFF, payoffs of the game, payoff of the game। और ये जो पूरी मैट्रिक्स हम बनाते हैं इसको हम कहते हैं payoff मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, payoff मैट्रिक्स। तो बहुत सारे तरह के गेम्स हैं, गेम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, गेम्स ऑफ कंपटीशन, इवोल्यूशनरी गेम्स। गेम्स आर नॉट जस्ट इन द ह्यूमन वर्ल्ड, गेम्स एनिमल वर्ल्ड में भी हैं, एनिमल्स भी फाइट करते हैं और इवोल्यूशन के लिए फाइट करते हैं, एग्जिस्टेंस के लिए फाइट करते हैं। और वहीं से थियरी आई है चार्ल्स डार्विन की, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वो भी दूसरे के रिएक्शन को देखकर अपने रिएक्शंस कई बार एम्प्लॉय करते हैं। दिस इज समथिंग नेचुरल विच नेचर हैज गिवन देम। कई बार उनकी भी अपनी डोमिनेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। सो वी हैव अ सेट ऑफ गेम्स कॉल्ड इवोल्यूशनरी गेम्स, राइट। सो ये तीनों चारों तरह के गेम्स, ये टाइप्स ऑफ गेम्स हैं, और इन टाइप्स ऑफ गेम्स के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे गेम्स हैं। जैसे आपके गेम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में जो मेजर गेम्स हैं वो हैं बैटल ऑफ सेक्सेस, प्रिजनर्स डिलेमा, देन अश्योरेंस गेम्स एंड चिकन। ये 4 तरह के गेम्स आते हैं कोऑर्डिनेशन गेम्स में। उसके बाद मैं एक एक करके कराती जाऊंगी, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ, मैं जो बोल रही हूँ वो सुन लीजिए, आपकी बुक में भी मेंशन्ड है। आपकी जो मैंने ऑल्टरनेटिव थियरीज ऑफ द फर्म वाला अपलोड किया है मूडल पर, उसमें भी लास्ट का सेगमेंट आप देखिए गेम थियरी पर है, ठीक है। उसके बाद गेम्स ऑफ कंपटीशन में आपको कराऊंगी। उसके बाद मैं आपको गेम्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस कराऊंगी। कई बार क्या होता है कि एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती, they need to coexist, and in those contexts we need to understand games of coexistence। क्योंकि अगर एक स्पीशीज खत्म होती है, हम थोड़ा नेचुरल उस पे भी जाएंगे, नेचुरल सेटिंग में, बायोलॉजी में, तो दूसरी स्पीशीज भी खत्म हो जाती है, वहां से भी हम मैट्राइसिस लेकर आएंगे। एंड देन देयर आर गेम्स ऑफ कमिटमेंट। जब अगर हम दूसरे को फोर्स कर दें, उसी गेम में अगर हम प्लेयर बी को फोर्स कर दें कि तुम लेफ्ट वाली स्ट्रैटेजी चूज करो, तब क्या होगा, वो सारे गेम्स क्या कहलाते हैं, गेम्स ऑफ कमिटमेंट। So we have games of coordination, we have games of competition, we have games of coexistence, and we have games of commitment। ये types of games हैं, और इनके अंदर 2-3 तरह के games हैं। जैसे games of coordination में we have battle of sexes, we have prisoner's dilemma, we have assurance game, and we have chicken। ये 4 तरह के game आते हैं games of। मैं पूरा लिख करके आपको चार्ट भी सेंड कर दूंगी। सो ट्राई टू रीड मोर। मैं 1-2 चीजें और अपलोड करूंगी। जितने अच्छे से आप खुद पढ़ करके आओगे, उतने बेहतर तरह से आप इसको अप्रिशिएट कर पाओगे। क्लियर? Because there is a limitation. I'm using the free version of Zoom, so it will today they have given me a gift. We have exceeded 40 minutes. Otherwise the class can be maximum can be conducted only up to 40 minutes, right? तो हमारा 40 मिनट्स का सेशन अगले उसमें होगा, जिसमें मैं आपको सारे टाइप्स ऑफ गेम कराऊंगी। उसके बाद एक और सेशन हमारा गेम थियरी पर होगा। ऑल्दो मैं अपनी बुक्स जो हैं वो कॉलेज में कुछ छूट गई इंस्टीट्यूट में, बट स्टिल आई विल मैनेज विद इंटरनेट, जिसमें अगर हो सकेगा तो हम कुछ सवालों को प्रैक्टिस करेंगे, जो मैथ्स वाला कंपोनेंट है उसको हम प्रैक्टिस, ठीक है। सो 2 more sessions on game theory and then we will move to, या 1 more session at least। अगले सेशन में ही अगर होगा तो आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द मैथमेटिकल पार्ट ऑल्सो, बट टाइप्स को समझने में मुझे लगता है मैं टाइम लग जाएगा, सो एक सेशन और जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट सेशन विल बी आफ्टर 2 days। इन दो दिनों में आपको जितनी बातें समझाई हैं आप उन्हें याद करिए। आई एम मोर टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंडिंग के कंटेक्स्ट में मैं यहाँ पर जूम में आपको ज्यादा रेफर कर रही हूँ। मटेरियल आपको रीड करना होगा जो भी मैं मूडल पे डाल रही हूँ, और खुद ही समझना होगा।
और जो भी डाउट्स आपको आते हैं मटेरियल के कंटेक्स्ट में वो आप मुझसे पूछते जाएं. Clear? As far as I think that there would not be any, I don't think so, because अभी तो लॉकडाउन है, पता नहीं आपके एग्जाम्स होंगे नहीं होंगे क्या है, लेकिन I am recording these sessions also. I have a recording also, and these are like, we are not just limited by the exams. We are actually connected with that of the content. आपकी economics teacher तो मैं हूँ ही और रहूंगी. So for me, on an ethical note, I feel it compulsory. चाहे मैं जैसे भी classes कराऊं, पर मैं classes कराऊं, right? So again, I'm taking attendance before culminating the class. Amritanshi, Anjali Reza. Yes. Anjali Reza is Present, there? ma'am. Yeah. Anjali Yadav. Yes, ma'am. Ashi Gupta. Present, ma'am. Gitanjali Verma. Gitanjali was there. I'm marking her. Iram Khan. Iram is there. Present, ma'am. हाँ, Kriti Lalla. Kriti is there, right? Yeah, I can see her. Kuldeep is not there. Nancy Khaira, she was there. Yes, Nilesh, ma'am. yeah, Nilesh is here, Yes, ma'am. but your video Yes, is ma'am. not visible. Yeah, Nikita is there. Pavan, Priyanka Sarkar, Ravindra Panchal, Sajal is there. Shilpi is there. Shoina, Shrishti, Sparsh. Okay. Thank you so much for being with me once again. Thank you, And ma'am. how do you Thank feel you. about this experiment? Is it feasible and is it good? Yes, Yes, ma'am. Is it good? Okay. Then see But you video later. is not visible. Yes, ma'am. Okay. And please help those who are not able to see. Just Sparsh, please help. Nilesh, Nancy, और अंजलि, Yes, आशी, ma'am. इन चारों को हेल्प करना. गीतांजलि का भी कटता है बार बार, इसको भी हेल्प करना. Gitanjali is back. Okay, so see you later. I will inform you via the WhatsApp group. Okay, bye. Bye for now.